नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। गुजरात में सियासी पारा तो चढ़ा ही हुआ है। उस पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर क्रीक का मुद्दा उठाकर राजनीति में गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। न्यूज लाइन में सबसे पहले आज बात करेंगे सर क्रीक के हाई वोल्टेज मुद्दे की, जिस पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी अब आमने सामने हैं। तो सर क्रीक विवाद पर सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने पर मौन सहमति दे दी है। गुजरात विधानसभा चुनावों की ठीक बीचों बीच सर क्रीक से जुड़े मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोदी की माने तो पाकिस्तान और सिंध प्रांत को जोड़ने वाली खाड़ी सर क्रीक को मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को देने पर मौन सहमति दी है। प्रधानमंत्री मारो बीजो सवाल है, जारे जरदारी अजमेर शरीफ की मुलाकाते आया था। ये दिवसे पाकिस्तान बड़ा जरदारी अपना घरे जमवा आया था અને જમતી વખતે જરદારીએ તમારી સાથે સર ક્રીકના મુદ્દાની ચર્ચા કરી હતી અને તમે જરદારીને રોક્યા નહોતા, તમે વિરોધ કર્યો નહોતો અને બીજા અર્થમાં કહું તો તમે મૂક સંમતિ આપી હતી। પ્રધાનમંત્રી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં आप तेहरान गया था। तेहरान ने अंदर आप फरीथी जरदारी ने बनया था અને ફરીથી જરદારીએ સર ક્રીકનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો તો આપે એમની જોડે ખુલ્લા મને વાતો કરી હતી। मोदी यही नहीं रुके। सर क्रीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला कि पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक के भारत दौरे के बीच सरकार सर क्रीक के मुद्दे पर समझौते की तैयारी कर चुकी है। भाइयों बहनों, मारी माहिती है, परम दिवसे 15 तारीखे पाकिस्तान एक डेलिगेशन दिल्ली આવી રહ્યું છે। પાકિસ્તાનના ડેલિગેશન સાથે ભારત સરકારની સર ક્રીક બાબતમાં આખરી તબક્કાની વાતચીત થવાની છે અને એમાં પહેલી વાર એવું બન્યું છે કે પાકિસ્તાનના ડેલિગેશનમાં સિંધ પ્રાંતના આગેવાનોને જોડવામાં આવ્યા છે, સિંધ પ્રાંતની સરકારના પ્રતિનિધિઓને જોડવામાં આવ્યા છે। એનો અર્થ એ થયો कि मारी माहिती 100% साची है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए इन्हें बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। पीएमओ ने अपने जवाब में कहा है कि नरेंद्र मोदी की चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि सर क्रीक पाकिस्तान को देने की तैयारी है। ये सच नहीं है और भी जो कुछ मोदी ने चिट्ठी में लिखा है वो हकीकत से परे है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिना तथ्य जानने की कोशिश किए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। की बात है कि भाजपा ने इस धरती की मर्यादा और परंपरा को ताक पर रखकर वादा खिलाफी की। अब चुनाव के मौके पर या एक बार फिर आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, फिर से आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। यहां तक कि अभी हाल में
अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। हमारे देश की सीमाओं, एकता और अखंडता को लेकर लोगों को उकसाने में लगे हैं। चुनावी स्टैंड और एक मुख्यमंत्री को इतना गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाना चाहिए जब तक कोई तथ्य न हो। उन्होंने ये कहा कि जब आए थे जरदारी तो उनके साथ खाने पे उन्होंने बात की और फिर जब दोबारा मिले तो उन्होंने बात कही। पीएमओ ने उसको एकदम स्पष्ट तौर से खंडन किया है। कांग्रेस पार्टी ने उस पर कहा कि हम चुनाव आयोग को जाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को जोड़ने वाली खाड़ी सरक्रीक की अहमियत दोनों देशों के लिए लंबे वक्त से विवाद का मुद्दा रही है। सरक्रीक गुजरात के कच्छ में ओखा बंदरगाह से ऊपर अरब सागर में 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है। पाकिस्तान सरक्रीक पर दावा करता रहा है। सरक्रीक खाड़ी में भारी तादाद में पेट्रोलियम होने का अनुमान है और अब गुजरात विधानसभा चुनावों के बीच मोदी ने ये मुद्दा उछालकर इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके मद्देनजर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अपने पूरे शबाब पर हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि सरक्रीक का मुद्दा अब उठाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस दिलचस्प मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जो मेहमान मौजूद रहेंगे उनसे आप सभी को इंट्रोड्यूस करवा दूं। बता दूं हमारे साथ आज प्रदीप टमटा साहब रहेंगे जो कि कांग्रेसी सांसद है। वहीं दूसरी ओर अरुण सिंह जो कि बीजेपी नेता है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही शकील अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जो कि एनसीबीसी सदस्य हैं और साबिर अली भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि जेडीयू सांसद हैं। इस चर्चा में आज सबसे पहले मुद्दा यहां पर उठ रहा है सरक्रीक को लेकर के। अब मुद्दा ऐसा नहीं है कि अचानक से पैदा हुआ, पहले से ही इस जमीन को लेकर के, इस तमाम बातचीत को लेकर के पहले भी मुद्दे उठते हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को ऐसे उठाया गया और ये मुद्दा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। सबसे पहले मैं ये सवाल शकील अंसारी जी से लेना चाहूंगी जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हताशा है उनकी नरेंद्र मोदी जी की जो दिख रही है कि जो चीज की कोई हैसियत और हकीकत नहीं, वैसे गलत बयानात और वैसे गलत लेटर लिख के जनता को कॉम्युनल माहौल बनाने की एक साजिश, एक कोशिश की जा रही है। जबकि गुजरात का चुनाव का सच ये है कि वहां डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू है। जो वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया है नरेंद्र मोदी ने, और जमीन पर कहीं ना बिजली है, ना पानी है, ना हाउसिंग है, ना मकान है। गरीबों की हालत बहुत बुरी है, चंद लोगों के हाथ में पूंजी गई है। तो ये चुनाव उनकी खसक रही है। देखिए, 15% फर्स्ट फेज के चुनाव में बढ़त हुई है और जो ये बड़ा बढ़त है ये बताता है कि ये बढ़त जो भी होता है एस्टेब्लिशमेंट को चेंज करने के लिए जो माहौल बनता है तो उसमें ये वोट का बहुत बड़ा ये चंक शामिल होता है। शकील अंसारी साहब, यानी कि आप कह रहे हैं कम शब्दों में अगर आपकी बात को कही जाए तो ये कि नरेंद्र मोदी को अब डर का हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि आप इस तरीके की बातें, इस तरीके के बड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। जरूर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे विपिन धूलिया जी। विपिन जी, क्या नरेंद्र मोदी को किसी तरीके का डर है गुजरात विधानसभा चुनाव में, जो चुनाव के वक्त इस तरीके का मुद्दा उठाया गया? नहीं, देखिए, सरक्रीक के मुद्दे पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि सरक्रीक का मुद्दा है क्या, ये आखिर मोदी जो है क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये विवाद जो शुरू हुआ था 1848 का ये विवाद है, जिस समय की मुंबई प्रोविंस और जो समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है जिस तरह जब कब्जा किया था, तो सरक्रीक को लेकर उस वक्त जो है उसको जो प्रोविंस था, जो मुंबई प्रोविंस था उसके तहत था। तो ये जो है जब आजादी के बाद जब विभाजन हुआ देश का, उस वक्त जो है जब सिंध जो है पाकिस्तान के अंदर गया तो सरक्रीक के बारे में कहा गया कि वो सिंध का हिस्सा था और इस तरह से जो है सरक्रीक एक विवाद बना हुआ था उस पर। उसके बाद के वर्षों में सरक्रीक को लेकर कई बातचीत हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक, सियाचिन और कश्मीर के जो मुद्दे, जो कोर इश्यूज हैं, इन पर अक्सर बातचीत होती रही है। और इसमें कहा जाता है कि सरक्रीक के मुद्दे पर, क्योंकि इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से है जो सिंध से लगा हुआ है, जो कच्छ का इलाका है, तो उसमें कहा गया था कि इस बॉर्डर को थोड़ा जितना आगे बढ़ा के, जितना सरक्रीक का हिस्सा सिंध पाकिस्तान की तरफ जाता है उतना पाकिस्तान को दे दिया जाए। लेकिन उसमें सवाल ये था कि पाकिस्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि ये करीब 10% होता था ये हिस्सा। तो ये विवाद लगातार रहा और इस विवाद पर जरूर मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर लगातार बातचीत चल रही होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या मोदी को इसको चुनाव मुद्दा बनाना चाहिए था? तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि कोई चुनाव का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। इस पर जो है एक राष्ट्र महत्व का विषय है। इस पर एक पिटी पॉलिटिक्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी मोदी को। और मोदी का संकट ये हो गया मुझे लगता है इस बार कि जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं मोदी लगातार अपने चुनाव सभाओं में, कि कहीं उनकी जमीन जरूर खिसक रही है। और हो सकता है कि वो जो है अगर मोदी चुनाव जीत भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि सशक्त प्रतिपक्ष के अभाव में वो चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी लाभ पाने के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। अरुण सिंह जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको, बीजेपी के नेता हैं आप, क्या आपको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी को इस तरीके के मुद्दे की जरूरत है अगर गुजरात में वो एक बार फिर से अपना वर्चस्व साबित करने के लिए निकले हैं? तो देखिए, दो चीजें हैं कि सर्क्रिक का जो मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा गुजरात में बल्कि राष्ट्र के लिए भी। बिल्कुल, वहां 2 पॉइंट से जरूरी है। एक तो वहां हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं, दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से बॉर्डर को हम सुरक्षित रख सकते हैं। और जो उन्होंने बात कही, उन्होंने बात कहा है कि जब पिछली बार जरदारी आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा तो हमारे प्रधानमंत्री जी मौन थे। कोई भी इशू होता है तो चुनाव के समय तो उठता ही है। अगर आपने पहले गलती किए हो तो चुनाव के समय तो उठेगा। नंबर 1। आज मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूं किसी भी टीवी चैनल पे तो ये बात सामने आ रही कि नरेंद्र मोदी जी की जमीन खिसक गई। अन्यथा हम किसी भी चैनल पे, किसी भी एनालिसिस में, किसी भी सर्वे में ये नहीं आया कि नरेंद्र मोदी जी की जमीन खिसक गई है। केवल पॉलिटिकल पार्टी के कांग्रेस के अलावा बाकी सब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सीटें पहले से ज्यादा आएगी। बिल्कुल, हालांकि नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कही कि जब प्रधानमंत्री तेहरान गए थे या फिर जब अजमेर जाने के लिए जरदारी आए थे उस दौरान की तमाम बातचीत हुई, तो आखिर चुनाव के दौरान ही क्यों? राजनीतिक मंच को क्यों चुना पहले गया? है जी, जो मुद्दा जो पहले आपने गलतियां की है उसमें चुप थे तो चुनाव के समय क्यों नहीं उठेगा भाई? तो चुनाव के उस समय वक्त की चुप्पी की क्या वजह थी? कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अब इसलिए उठाया जा रहा है ताकि इसका चुनावी लाभ हासिल किया जा सके। उनके आ रहे हैं ना, मिनिस्टर गृह मंत्री आ रहे हैं उनके जी, मलिक उनके गृह मंत्री आ रहे हैं तो वो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। तो वो पहले इस बात को कह रहे ये हैं। कैसे इन्हें पता है कि मलिक आ रहे हैं, उठाने वाले हैं? इसके मतलब मोदी जी में और मलिक में गहरे रिश्ते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं, तब नहीं इनको पता है। नहीं, वहां के पेपरों में भी है, तो पेपरों में देखिए ये ऐसा मुद्दा है कि मेन स्ट्रीम का मुद्दा नहीं है। देश के मैक्सिमम लोगों को ये मुद्दा जानकारी, और गुजरात के लोगों को भी बहुत कम जानकारी इसकी है। और ऐसे मुद्दे चुनाव के मुद्दे हो ही नहीं सकते जो देश हित के लिए है। और अगर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर यहाँ आता है और भारत सरकार रिप्रेजेंट करेगी तो उस वक्त उनको अगर इंटरनल बताना हो कि ये देश हित के लिए ये बात करना है, मोदी जी को सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी होती है, लेकिन अभी तक क्या नहीं, चुनाव में कर रहे हैं। प्रदीप टंडा साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्या इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, सर्क्रिक कोई उत्तर प्रदेश में, अरुण सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए। गुजरात में है तो जो बॉर्डर गुजरात में है, जो मुद्दा वहाँ का है, जो डिस्प्यूट वहाँ पे है, उस मुद्दे को काहे नहीं उठाएंगे? गुजरात में है ना, वहाँ कच्छ बॉर्डर पे 650 चुनाव चीफ मिनिस्टर अगर हो भी जाएंगे तो वो सॉर्ट आउट करेंगे क्या? नहीं, चुनाव में अगर वो चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो करेंगे, वो तो नहीं करेंगे शॉर्ट आउट। आखिर केंद्र की सरकार को करना है, उनका जो भी संपर्क होना चाहिए केंद्र की सरकार से होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इनकी बातों को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ इस इलेक्शन में खिसकती हुई जनाधार को पुनः कॉम्युनलाइज सिचुएशन, कभी धार्मिक माहौल पर भी पाकिस्तान के नाम पर ही कॉम्युनल बनाने की सिर्फ कोशिश है और कुछ भी जनता का इशू है। गुजरात की जन भावनाएं ये चाहती हैं कि इस मुद्दे को लिया जाए, क्योंकि गुजरात में जनता चाहती है और जनता के गुजरात का इशू नहीं है ये गुजरात का इशू नहीं है। गुजरात के मुद्दे हैं, उसमें से एक मुद्दा है ये, इसको गुजरात का इशू मत बनाइए। गुजरातवाद बहुत चल चुका है। प्रदीप टंडा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी बात सुनेंगे। बताइए टंडा साहब, क्या कह रहे थे आप? देखिए, आज से ये कभी नहीं हुआ। विदेश नीति के ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में शासन परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन विदेश नीति के मुद्दे को इंटरनल राजनीति का मुद्दा कभी नहीं बनाया गया। कुछ मुद्दे हैं, हमारे पाकिस्तान से विवाद है और उस विवादों को चाहे सियाचिन का मुद्दा हो, कंक्रीट का मुद्दा हो, नदियों के पानी का मुद्दा हो, ये मुद्दे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता था, जब लाहौर में बिरयानी खा रहे थे और
आगरा में जनरल साहब को क्या कहते बड़ी आवभगत कर रहे थे, उस समय आपका देशभक्त कहाँ चले गया था? एक तरफ प्रधानमंत्री वहां से और दूसरी तरफ मियां करगिल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। ये मुद्दे हमारे राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे, विदेश से इनको भी अरे एक ही बताना चाहूंगा। बिल्कुल, आपके पास सुनूंगी मैं अरुण सिंह जी, लेकिन इस वक्त साबिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर अली, अब तक आप ये पूरी चर्चा सुन रहे थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको भी यही लगता है कि सियासी जमीन पर इस मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो इश्यूज नेशनल है, बायलेटरल है, और देश के किसी एक प्रदेश से नहीं, देश का कोई भी मुद्दा जो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ अगर जुड़ती है तो देश के एक एक जनता का उतना ही हक है जितना उस प्रदेश के लोगों का हक है। क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश का मामला नहीं है, और मैं जहां तक समझता हूं कि राजनीति इतनी कमजोर नहीं हो जानी चाहिए कि बायलेटरल बातें जो हैं, जो दूसरे देश जो हमारे साथ बड़ी नाजुक रिश्ते हमें से पाकिस्तान से रहा है, हमारे ठीक नहीं रहे, उनके नीयत ठीक नहीं रही है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उस बातों को राजनीति में ला करके और इलेक्शन में लिया जाए, ये मेरे समझ से ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो इस मुद्दे का फायदा राजनीतिक स्थल पर उठाने की कोशिश की जाए, राजनीतिक पटल से उठाने की कोशिश की जाए, ये सही बात नहीं है। अरुण सिंह जी बताइए, क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, उनके मामले को कि हमें स्टेट में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा है, का मुद्दा हो, ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो, कि प्रदेश में अगर आप कभी नहीं छोड़ना चाहते हो तो फिर बातचीत क्यों की जा रही है? क्यों अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत शुरू की? क्यों परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत हुई? तो बातचीत तो होगी, उसमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। तो आप जो है इस तरह से अगर स्टैंड लेंगे तो दोनों देशों के कोई संबंध ठीक हो ही नहीं सकते। वह बॉर्डर गुजरात में है और गुजरात में है, इसलिए गुजरात में उठ रहा है, गुजरात में उठेगा, गुजरात में क्यों उठ रहा है इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तो इस बात से कि आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों ये मुद्दा तो 15 को क्यों आ रहे हैं? अगर उनके गृह मंत्री 15 को क्यों आ रहे हैं? उनको अगले महीने बुलाते तो नहीं उठता, अब उनके 15 को आ रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि उनकी यात्रा भारत में तय हुई और उसके बाद इस मुद्दे का जिक्र, इस मामले का जिक्र किया गया? नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि कश्मीर में मौन शांत थे, अब उनके मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, वो कश्मीर उठ रहा है। कश्मीर के मुद्दे इस देश के नहीं आते जनवरी में तो मुद्दा नहीं उठता, तो लिंक हो गया ना। कश्मीर के जो मुद्दे हैं, क्या वो सिर्फ कश्मीर के हैं, उस देश के मुद्दे नहीं है? नहीं, देश के मुद्दे क्या प्रदेश में नहीं उठते हैं क्या? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। आज देश के मुद्दे प्रदेश में नहीं उठते हैं क्या? पहले या तो प्रदेश के चुनाव में कभी इस तरह के मुद्दे नहीं तो उठे। आतंकवादियों के मुद्दे नहीं उठते, महंगाई के मुद्दे नहीं उठते, महंगाई के मुद्दे और आप कश्मीर के रिश्ते और पाकिस्तान के रिश्ते और कभी टेररिज्म की बात और कभी आपके गुजरात दंगे की बात, अब यही तो है आपके पास। आप तो चाहते हैं चुनाव नरेंद्र मोदी ही राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित कम्युनलाइज करते हैं, वो करने की कोशिश है और जनता ने आपको नकार दिया है 15%। अंसारी जी एक सेकेंड, आप बाकियों को भी अपनी बात कहने दीजिए, वो भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। प्रदीप टम्टा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पूछ रहा हूँ जी, देखिए, ये अगर नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं बीजेपी के मित्र के गुजरात में चुनाव हो रहे हैं इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं, क्या बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सब कुछ छोड़ दिया? विदेशी नीति के प्रवक्ता भी नरेंद्र मोदी बना दिए गए। दो देशों के विवाद के होते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र उनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बने हुए हैं, ये उसको चुनाव में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसका मतलब उनका इस मुद्दे के विवाद से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा करके अपनी खिसकती हुई जमीन को पुख्ता करना है, सीधा सीधा आरोप है। नहीं तो 6 महीने पहले क्यों नहीं उठाया, 2 महीने पहले क्यों नहीं उठाया इस मुद्दे को? भारत के प्रधानमंत्री, अगर वो मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की संज्ञान में क्यों नहीं लाए? खुद भारतीय जनता पार्टी के तो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जिस तरीके से नहीं करे, ये व्यक्तिगत हैसियत से उनका बयान है। इसमें कम्युनल इशू कहां से आ गया? इसमें तो हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लोग, देश का स्वाभिमान का इशू है, गुजरात का इशू है, इसमें कम्युनल इशू कहां से आ गया? हमको कोई मतभेदता तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व। अरुण सिंह जी, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, पहले आप सुन तो लीजिए कि आपको किस सवाल का जवाब देना है। प्रदीप टम्टा जी अपनी बात तो पूरी कर लें।
देखिए मैं कह रहा हूँ, ये आज सबसे बड़ी बात है। इस देश के अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बहुत से मुद्दे में मतभेद है और आज की राष्ट्रीय राजनीति में हम एक दूसरे के साथ समय समय बातचीत भी करते हैं। ये कलेक्टिव मुद्दा है। सड़क कंक्रीट के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में क्या हम पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस का अलग एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा है? कौन सा उचित फोरम था? नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। अरुण सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अगर 12 तारीख को खत लिखा और पीएम दफ्तर से अगर इस तरीके का जवाब आता है कि उनको गलत जानकारी है, उनको तथ्यों की सही जानकारी नहीं है, दरअसल मुलाकात जो हुई थी वो इस बेसिस पर नहीं हुई थी, मुलाकात का मुद्दा ये नहीं था, बावजूद उसके अगर चुनावी मन से इस तरीके की बात उठाई जाती है तो क्यों ना कांग्रेस ये बात कहे कि आम जनता को एक तरीके से जनाधार पाने के लिए चुनावी पटल का इस्तेमाल कर रहा है, मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। जनता जानती है कि कांग्रेस की कथनी करने में कितना अंतर है, वो तो विषय छोड़ दीजिए। प्रश्न ये है कि यह मुद्दा मोदी जी ने इसलिए उठाया कि चूंकि वहां के गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं और जब वो आ रहे हैं तो मुद्दा पहले उठा लो जिससे यह केंद्र की सरकार संभल जाए और संभल करके जो पिछली बार मौन धारण कर लिए थे इस बार कहीं समझौते में वो जमीन को दे न दे, इसलिए उन्होंने आगाह किया है और देश के जनता का स्वाभिमान एक तरीके से और जागृत किया। हाँ भाई सावधान, सब लोग अपने इस मुद्दे को उठाओ और ऐसा माहौल बना दो कि ये जमीन दे न पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरुण सिंह जी इस बात का जिक्र करें कि अरुणाचल प्रदेश में चीन इस तरीके से कदम बढ़ा रहा था और उस वक्त विदेश मंत्री की तरफ से ना तो किसी इस तरीके के सख्त रवैये जिसकी उम्मीद की जा रही थी ना वो आया था और कहीं इस बार भी ये मुद्दा ऐसे ही न दब जाए, इसलिए बीजेपी की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है। नरेंद्र मोदी इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए उठा रहे हैं कि मुद्दा आ गया सबके पास, अब हिम्मत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन देने, अगर नहीं उठाते। अच्छा, जब अरुण सिंह जी आपने अपनी बात कह ली, अब प्रदीप टमटा साहब कुछ बोल रहे हैं। बना जाएंगे, क्या हालात होंगे? बिल्कुल प्रदीप टमटा साहब, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। वो तो कह ही रहे थे। नहीं, मेरी एक है, देखिए विदेश नीति का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। आज तक हमने देश को, दुनिया को ये दिखाया है कि इस देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सारे दलों में एक आम सहमति है। वो कभी भी राष्ट्रीय चुनाव के एजेंडे नहीं बने, वो कभी क्षेत्रीय चुनाव के एजेंडे नहीं बने। एन मौके में संस्कृति के मुद्दे को मोदी जी ने उठा करके पाकिस्तान को क्या संदेश देने की कोशिश की कि भारतवर्ष में विदेश नीति के मुद्दे में भी राजनीतिक दलों में पक्ष और प्रतिपक्ष में मतभेद है। प्रदीप जी, जरा नरेंद्र मोदी की चिंता समझने की कोशिश की देश को लेकर के, उनको इस बात का डर है कि कहीं अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके की खामोशी सरकार की तरफ से देखने को मिली थी, विदेश मंत्री की तरफ से देखने को मिली थी, हमारी सरकार इसमें इस देश की सीमाओं में पूरी तरह से रक्षित है। हम करगिल को नहीं दोहराना चाहते कि हम वार्ता कर रहे हैं और दुश्मन हमारी अंदर तक, हमारी सीमाओं तक अपनी चौकियां बना रहे। हम चाहे पाकिस्तान की सीमा पर हो या हिमालय में हो, हर जगह पूरी तरह से चौकस है और भारतीय सेना थल में, नभ में, हर जगह पूरी तरह से देश की सीमाओं को रक्षित करने के मुकम्मल है, रक्षित है। ये भरोसा सबको है, भारतीय सेनाओं को भी है और भारतीय सेनाओं को ये भी भरोसा है कि इस पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का स्वभाव रहा है, टिट फॉर टैट करते हैं, जैसे को तैसे जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं चुनावी मन से जब ये बात उठाई गई है तो क्या आपको नहीं लगता कि आम जनता या राजनीतिक हलकों में भी जहां इस बात की चर्चा है कि 2014 में उन्हें बीजेपी की तरफ से पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है, उस चीज को और भी ज्यादा यहाँ पर आधार मिलता हुआ नजर आएगा? साबिर अली साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जेडीयू नहीं चाहती कि प्रोजेक्ट किया जाए बीजेपी की तरफ से? नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल है, देखिए जेडीयू का सवाल नहीं है, मैं बीजेपी पे बात करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन चूंकि ये सवाल देश की है, बायलेटरल है, विवादित है, इसलिए मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री की जब बात आती है हमारे देश की एकता और अखंडता की, तो हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और उस वक्त हमारी एकजुटता दिखानी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे देशों को ये पता चलना चाहिए जब मेरे देश का मामला आए, बॉर्डर का मामला आए, स्वाभिमान का मामला आए, तो हम चाहे जिस दल से हों, हम अपनी राजनीति से ऊपर उठ के मैं देश के पक्ष में और प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहते हैं।
बिल्कुल। शकील अंसारी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा आपने कहा वोट कि की सियासी जमीन राजनीति में खिसकती इतनी हुई कमजोर नजर आ नहीं हो रही है जाए नरेंद्र मोदी को, और कि इसकी हम चिंता सता रही है, ऐसी जिसकी बातें वजह से कहें नरेंद्र जिससे मोदी ने देश इस बात कमजोर को दिखाई चुनावी देने मन लगे। से छेड़ा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई, और अब गुजरात में इस सर्क्रीक के मुद्दे को लेकर के जैसे नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज बुलंद की है, कहीं ना कहीं आम जनता ऐसे मौके पर जरूर तुलना करेगी अपने भावी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के और मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर के कि हम जिस मुद्दे पर सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री देश का किस तरीके से बोले, उस तरीके से आखिर कौन बोलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, ये चुनाव गुजरात के विधानसभा का हो रहा है कि पार्लियामेंट का देश के हो रहा है? आपने जो सवाल कर दिया वो तो दोनों में बहुत फर्क है जी। वो गुजरात की विधानसभा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा। एक मिनट, आप बात आप पूरी रखिए ना, सुनने की भी। गुजरात विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नहीं तय करता है, वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात के चीफ मिनिस्टर दोबारा अगर जीते, जिसकी कोई संभावनाएं दूर दूर तक दिख नहीं रही है कि वो जीत सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो एक नेशनल पार्टी के एक लीडर हैं। अगर कोई देश के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट इमीडिएट जैसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर पाकिस्तान के साथ बराबर वार्ता चल रही है सर्किट के इशू पर, कोई बहुत एजेंडा अभी शामिल नहीं हुआ है कि जैसे हमारे भाई कह रहे हैं कि फौरन हम हवाले करने जा रहे हैं। देश अपनी 1 इंच जमीन नहीं कभी किसी को हवाले किया है और नहीं करेगा। उसके लिए केंद्र सरकार, विपक्ष, सब, आपको याद होना चाहिए कांग्रेस की सरकार में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनको देश के इशू पर एक माहौल बनाने के लिए भेजा गया था। तो कभी भी फॉरेन इशू पर देश में विपक्ष और पक्ष, सरकार कभी दो दिखी नहीं है। ये पहली बार देश को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो 2 वाइस जा रहा है इस देश में और पाकिस्तान के ऊपर। अरुण सिंह जी, नरेंद्र मोदी की तरफ से साजिश की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? 2 चीजें हैं कि शकील भाई बैठे हुए हैं, मैं इतना कहूंगा कि जब 20 को रिजल्ट आएगा तो हम दोनों शकील भाई यहाँ पे आएंगे और आप बुला लीजिएगा कि उस दिन राजनीति चर्चा भी हो जाए, किसको कितनी सीट आती है, नरेंद्र भाई की सरकार बनती है कि नहीं बनती, कितनी, उस दिन हम जरूर आएंगे। और उस दिन आएंगे हम शकील भाई को मिठाई भी खिलाएंगे, क्योंकि वहां हमारी बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार बन रही है, सीटें नहीं आ रही। उस दिन हम लोग दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। और मैं कह रहा हूँ 15% वोट जो जा रहा है ना आपके विरोध में, यही आपका दोनों आएंगे, क्योंकि दोनों आएंगे उस दिन। दूसरा बात यह है कि आप ये समझिए कि यह जो बायलेटरल फॉरेन इशूज, ये इशू डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कोई ट्रेड एंड कॉमर्स का इशू नहीं है, कोई मिलिट्री का ये नहीं कि आप वहां डिप्लॉयमेंट करोगे नहीं करो, वो इशू नहीं है। यह इशू है कि जमीन का मामला है, जमीन हमारी है और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वहां फोर्सेस बैठती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, गुजरात के लिए भी इंपॉर्टेंट, देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जमीन हमारी जमीन है। इस बार प्रधानमंत्री जी, सरकार ये समझ जाओ कि उनको किसी भी चाल में आप हाँ मत बोल देना, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये विनम्र निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के भाइयों से सबसे करूंगा, सब एक मुद्दे से नहीं नहीं इस पे चर्चा नहीं होगी, इस पे चर्चा, ये तो हमारी जमीन है, ये डिस्प्यूट कहां से आ गया? ये बार बार डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, ये हमारी जमीन है, डिस्प्यूट कहां से आ गया भाई? कर रहे डिस्प्यूट, हर चीज को डिस्प्यूट बताना था। दिस इज द लैंड, उसके हम ओनर है। नरेंद्र मोदी ने कह रहे हैं ये बात को, पाकिस्तान का सवाल ही नहीं, इशू नहीं, आज हमारा घर है। और दूसरा कहे कि भैया नरेंद्र मोदी क्या मैसेज दे रहे हैं? ओनर हम इसके हैं। अगर पाकिस्तान उसको डिस्प्यूट बनाना चाह रहे हैं, हमको डिस्प्यूट बोल रहे हैं, ये तो हमारी जमीन है, हम इसके ओनर है, हमारा कब्जा है, तो कहां से डिस्प्यूट हो गया? इसलिए डिस्प्यूट की बातें छोड़ दें, यह कहे कि हमारी जमीन है और इसके बारे में कोई चर्चा और रोल बैक करवाए। लेकिन राजनीतिक स्तर पर अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की मुलाकात होती है, अगर पाकिस्तानी राष्ट्रपति हमारे देश में आते हैं, तो इस बात से ये अंदाजा लगाना कि जो मुद्दा रहा है वो सर्क्रीक के मुद्दे पर बात हुई है, क्या ये अंदाजा लगाना, खासतौर पर इसके बाबत एक चिट्ठी जो लिखी गई पीएमओ की तरफ से, उसका जवाब भी आया, सीधे तौर पर समझाने की कोशिश की गई नरेंद्र मोदी को कि चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है, उनके पास जो तथ्यों की जानकारी है वो गलत है। देखिए, वो चिट्ठी लिखी गई तो मैं इतना कहा, प्रधानमंत्री जी खुद क्यों नहीं बोलते थे कि हमारे यहाँ उनसे, उन्होंने जब जरदारी आए थे एक शब्द भी नहीं
घुसपैठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी घोषित क्यों नहीं कर रही है? देखिए ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। जब विदेश नीति के और राष्ट्रीय नीति के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो आम सहमति के मुद्दे थे, जिसमें कोई किसी तरह का भी पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं था, नरेंद्र मोदी ने उसको गुजरात के चुनाव में उठा विवाद का हिस्सा बना करके एक नई खतरनाक रास्ते की शुरुआत की है। ये देश के लिए ठीक नहीं होने वाली है और विदेशी पक्ष हमेशा इस बात को देखने का कि विदेश नीति पर इस देश के अंदर इसका मतलब एक राय नहीं। विपिन धूलिया जी, कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगी आपसे, क्या कहेंगे इससे? क्या चुनाव के दौरान इससे वोट मिले इस वजह से उठाया गया एक मुद्दा कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि आपके देश में एक हिस्सा है, गुजरात से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी की चिंता है? देखिए, एक चीज बता दूं कि अगर गुजरात का कोई हिस्सा कहीं कोई बॉर्डर है तो उससे खाली गुजरात को खतरा होता है, ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। बल्कि अगर आपको मैं कहूं कि बंबई हमले में जो आतंकवादी आए थे वो सर क्रीक से होते हुए आए थे, तो इस तरह से समझना चाहिए कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, खासतौर पर विदेश नीति में जिस तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, कुछ बातचीत शुरुआती दौर में होती है, और हर बातचीत को सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार को जो है उसको जग जाहिर करने की जरूरत है और करना चाहिए। इस आज की तारीख पर सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन सर क्रीक एक विवाद का मुद्दा है, कश्मीर में एक विवाद है और सियाचिन को लेकर विवाद है, और इन विवादों पर अगर बातचीत नहीं होगी, इन विवादों पर अगर कुछ छोड़ने कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, तो कोई भी बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कहें कि ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, सर क्रीक भी हमारा है, सियाचिन पे भी हमारा स्टैंड ठीक है, तो फिर आप बातचीत क्यों करेगी कोई सरकार? वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो या कोई भी उससे पहले की सरकारें रही हो, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो भी बातचीत की इसी मंशा से की। साबिर अली जी, आखिरी कमेंट आपसे भी चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि चुनावी माहौल में ये मुद्दा उठाया गया ताकि वोटों की संख्या को बढ़ाया जा सके, वोट बैंक हासिल किया जा सके, या फिर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी एक तरीके से चिंता जता रहे राष्ट्र को लेकर के, गुजरात से जुड़े हुए हिस्से को लेकर के? नहीं, मुझे ये हैरानी हुई, चिंता जताने इस बात को लेकर है, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े लीडर हैं, जो उनके विकास, लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा एक नागरिक होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, पिछले की राजनीति जो ऐसे इश्यू हों, कमजोर राजनीति नहीं होना चाहिए। जो हमारे अभी भी बोलता हूं इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उस पर हमारी राजनीति कमजोर नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल राजनीति पे हमारी राजनीति कमजोर नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल मैटर पे हमारी राजनीति कमजोर नहीं होनी चाहिए। अरुण सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चूंकि 15, जैसे मैंने पहले 15 को चूंकि आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट डेलीगेशन आ रहा है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया और विपक्ष के नाते हम ऐसे मुद्दे को उठाते रहेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान से कोई हमको ये लगाव नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध रखे, पाकिस्तान हमारे ऊपर कितने हमले किए, कितने आतंकवादियों को भेज दिया, इसलिए बाकी देशों से पाकिस्तान की तुलना मत करिए। शकील जी, मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये बात उन्होंने खुद कहा है अभी कि इस वजह से मुद्दा उठाया गया। उस पे सब लोग यही बात करना शुरू कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे भाई अभी प्रश्न पूछ रहे थे कि ये बताएं कि जो विपक्ष की पार्टी है इस देश की सबसे बड़ी बीजेपी, उसके प्रवक्ता हैं नरेंद्र मोदी जी, या एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर कोई बात अगर इतने महत्वपूर्ण थी तो उसके विपक्ष के नेता को, जो पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का नेता है, उसको बात रखनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर के सामने, ना कि चुनाव के मैदान में। देश हित की कोई बात थी, नरेंद्र मोदी जी को अगर अपने पार्टी के लीडर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ताकि वो बात करें सरकार से, ना कि उपचुनाव के मैदान में वो घोषणा करें। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्र या फिर गुजरात को लेकर के चिंता कम है और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को लेकर के चिंता? अपनी पार्टी को पहले ठीक करेंगे। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेता है और एक चीफ मिनिस्टर है ना कि नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी राष्ट्रीय नेता है, वो प्रवक्ता से बहुत ऊपर है। के नेता जो है उनकी पार्टी के विपक्ष के नेता को कोई चिंता नहीं, उनके पार्टी के नेशनल लीडर को कोई चिंता नहीं, नरेंद्र मोदी को सिर्फ चिंता हो रही है। इसका मतलब ये है कि इनके पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, और जिस तरह से इनकी पार्टी में हो रहा है उसी तरह देश के अंदर ही बखेरा खड़ा करने की एक साजिश, एक कोशिश, और इस साजिश के तहत कुछ वोट पाने की 2-4-5 दिन जो बचे हुए हैं उसकी लालच है, उस लालच में देश चला जाए। इनके पास तो कोई नीति और ये तो है नहीं, इसीलिए नरेंद्र मोदी किसी तरह से खिसक गया। 15% वोट बैंक बढ़ गया है, और जिस तरह से कहा जाता है कि
जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है, जो एकदम परसेंटेज रेज होता है, वो तो इनके खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ माहौल बन गया है, उसके लिए अब ये पागलपन कर रहे हैं। पागलपन की एक काम ये भी है, प्राइम मिनिस्टर के लेटर में जब साफ कर दिया गया इन सब बातों को, तो इनको कहने की चुनावी मीटिंग में कोई आवश्यकता तो थी नहीं। अगर कहनी भी है तो प्राइम मिनिस्टर से बात करने की आवश्यकता है, पार्लियामेंट, इनके लीडरों को प्राइम मिनिस्टर से मिलने की जरूरत है, और उस तरह की बातें हो सकती है। अरुण सिंह जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अक्सर जब मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाते हुए बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता जब सीधे तौर पर सरकार से सवाल करते हैं, तो इस बात सिर्फ गुजरात के मन से ही ये सवाल क्यों उठा, क्यों नहीं इस सवाल को किसी और ने उठाया? इसी बात को मैं करेक्शन कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी प्रवक्ता से बहुत ऊपर स्टेचर में, नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी इस बात को उठाया है तो उनका पूरा इस पे हक है, और उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। हम, और जो आप ये रिकॉर्ड गुजरात में बीजेपी का पत्ता साफ है, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। जब चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा तो हम लोग दोबारा बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, गुजरात भी होगा जैसे इंडिया शाइनिंग था, वही उठाया गया। क्या चुनावी स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया और क्या इसका चुनावी फायदा या चुनावी लाभ नरेंद्र मोदी को हासिल हुआ? अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है। सवाल अभी भी बना हुआ है कि राष्ट्र हित को लेकर के ये चिंता है या फिर कहीं ना कहीं अपने खसते हुए वोट बैंक को लेकर के। चले कार्यक्रम में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे एक और टॉपिक के साथ। PCL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए कार्यक्रम में अब बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भूमि अधिग्रहण बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब अधिग्रहण के लिए 80% जमीन मालिकों की मंजूरी लेना बेहद जरूरी होगा। जाहिर है कि संसद की स्थायी समिति की उस सिफारिश को ठुकरा दिया गया है जिसमें जमीन के मालिकों के साथ साथ उस पर आश्रित 80% भूमिहीनों की मंजूरी को भी जरूरी बताया गया था। तो यहाँ केंद्रीय कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास बिल के संशोधित मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में पास हुए इस बिल के मुताबिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के लिए इससे जुड़े 80% लोगों की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। वहीं PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए अब 70% लोगों की सहमति जरूरी होगी। इस बिल के पास होने से ये माना जा रहा है कि ये बिल जमीन मालिकों और किसानों को ज्यादा राहत देगा। लोग चाहते हैं ये बिल जल्द से जल्द आए, देश भर में लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। एक बार उसका अध्ययन करने के बाद हमारा स्टैंड क्या है हम बताएंगे। हम बिल के पक्ष में है, मगर बिल में प्रोविजंस क्या क्या लाया उन्होंने वो देखना पड़ेगा। केवल इतना ही आया 80% लोगों का सहमत चाहिए, ये एक अच्छा निर्णय है। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार की प्राथमिकता होगी कि इस बिल को नए सिरे से लोकसभा में पेश कर पास करवाया जाए। खबरों के मुताबिक अगले हफ्ते ये बिल लोकसभा में आ सकता है। इससे एक जबरदस्त भूमि अधिग्रहण पर चेक लगेगा। ये अब उसी जमीन का जब बहुत आवश्यक होगा तभी जो है अधिग्रहण किया जा सकेगा, और उसमें अब किसान की सहमति आवश्यक है।
अधिग्रहित की गई जमीन का इस्तेमाल न होने की स्थिति में इसे वापस करना होगा। प्रावधान 95 के अनुसार अधिग्रहित जमीन का 10 साल के अंदर इस्तेमाल नहीं होता तो उस जमीन को सरकार के जरिए गठित लैंड बैंकों को वापस करना होगा। भूमि अधिग्रहण विधेयक में किए गए संशोधन से यूपीए सरकार 2014 लोकसभा चुनावों के लिए भी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में लगी है, क्योंकि इस भूमि अधिग्रहण बिल में सबसे ज्यादा फायदा जमीन मालिकों और किसानों को होगा। ऐसे में भूमि अधिग्रहण विधेयक के जरिए सरकार ग्रामीण वोट बैंक में इजाफा करने की कवायद में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो कार्यक्रम के इस दूसरे भाग में हम भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ साबिर अली नहीं होंगे, हमारे साथ होंगे प्रदीप टमटा जी और साथ ही अरुण सिंह जी हमारे साथ रहेंगे, शकील अंसारी जी हैं और विपिन धूलिया जी जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, लगातार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। विपिन जी, सबसे पहले इस पूरे मसले की टेक्निकलिटी को आपसे समझना चाहूंगे। देखिए, जो जमीन अधिग्रहण बिल का जो सुधार किया है सरकार ने, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि किसानों को जो है जिस तरह से बहुत सस्ते दामों में किसानों की जमीन खरीद ली जाती थी, उनको बेचा जाता था, उनकी इच्छा के बगैर उनको प्रलोभन देकर जिस तरह से उनकी जमीनें ली जाती थी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार ने जिस तरह से उन्होंने मनरेगा चुनाव की ठीक बात पिछले चुनाव के ठीक पहले वो ले आए थे और इससे जो लाभ मिला था तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चुनाव में भी उनका फायदा हुआ था। इसी तरह जो है कैश सब्सिडी से लेकर और अब जो है ये भूमि का जो एक कानून उन्होंने संशोधन एक कानून लाए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी उन्होंने जो है एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है कि जो फूड जो बिल उनका जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसको ला सकती है सरकार। तो मुझे ये लगता है कि अब चुनाव को देखते हुए सरकार ऐसे तमाम कदम उठा रही है जो कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो घोटाले हुए हैं, जो महंगाई बढ़ी है, ये मुद्दों से कहीं सरकार की कोशिश है कि ये मुद्दे लोग दरकिनार कर दें और जो असली मुद्दे हैं जो उनकी जो खास तौर पर जो निचले तबके जिनको कहते हैं कि 60% जो लोग जिनको पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनकी तरफ सरकार की एक निगाह है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाना चाहती है कि वो उस पर वो खास उनको आकर्षित करना चाहती है। और मध्यम वर्ग के बारे में मुझे लग रहा है कि सरकार को भी लगता है, यूपीए सरकार को भी लगता है कि मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका उसके हाथ से खिसक चुका है। तो बेहतर यह है कि वो जो है जो 60% जो पॉपुलेशन है, जो मध्यम निचला वर्ग है, जो उस पर जो है ध्यान केंद्रित की जाए। अरुण सिंह जी, जमीन अधिग्रहण बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, उसके बाद भी आगे भी कई तरीके की अड़चनें आ सकती हैं, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। देखिए, बहुत दिन से बिल पेंडिंग है, लैंड एक्विजिशन बिल, और बहुत पहले आना चाहिए था। और वास्तव में बिल तो अच्छा है, बिना ओनर्स के अगर आप जो मालिक है उनसे आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, जैसे आपने नोएडा में देखा, इतना घपला ग्रेटर नोएडा में घपला का वो हो गया, इतना बड़ा स्कैम हुआ, तो ये बहुत अच्छा बिल है। बाकी बिल को थोड़ा हम देख लेंगे, टेक्निकलिटीज क्या है उसमें और क्या अच्छा संशोधन होना चाहिए देश हित, राष्ट्र हित में और जनता के हित में, मालिकों के हित में, गरीबों के हित में क्या होना चाहिए, वो तो हमारे पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बिल अच्छा है, बिल को ले आके जल्दी से जल्दी पास कराए, देर आए दुरुस्त है। इस बिल को 4 साल पहले पास होना चाहिए था, आज 4 साल बाद ये बिल आ रहा है और कई बार कैबिनेट में गया, कई बार डिफर हुआ, कई बार गया, ले अच्छा है, दिस इज गुड मूव और इसको जल्दी जल्दी पास करा देना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस बिल को पास करा लेना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ से एक तरीके से फायदा भी देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर की बात भी कही जा रही है कि इससे डेवलपर्स की जो परेशानियां हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रदीप टमटा जी, देखिए, ये भूमि अधिग्रहण पर बिल जो कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। ऐतिहासिक सारे मित्र लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में जो डेवलपमेंट के इश्यू है, विकास के मुद्दों में बार बार कहीं न कहीं भूमि अधिग्रहण के सवाल पर तमाम योजनाएं रुक जा रही थी। पिछले वर्ष लोकसभा में भूमि अधिग्रहण कानून इंट्रोड्यूस भी हुआ था, लेकिन उसमें एक तरह की पूरी सहमति नहीं बन पा रही थी। फिर ये दोबारा कैबिनेट के पास गया है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्वस्थ परंपरा की होगा कि इसमें 2-3 खास चीजें हैं। अब नए बिल में क्या और चीजें हैं, एक तो है कि 80% की सहमति होना जरूरी है। दूसरी, सरकार इस बिल वो भी ले आ रही कि बहुत से लोग, किसान लोग जो लैंड पर तो जीवित है ही हैं, लेकिन गांव के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर निर्भर है कि वो उसमें लेबरर है या गांव के अपने कारोबार चलाते हैं। उस अधिकरण से उनको भी क्या कहते हैं बड़ा नुकसान होता है। ये भूमिगत अधिकरण किसान और जमीन पर जिंदा रहने, निर्भर रहने अन्य लोगों को भी कवर कर रहा है। और मेरे ख्याल से एक तरह से आम सहमति सभी जगह से बन रही है। राष्ट्रीय राजनीति में भी एक सहमति की किसानों को मजबूत दिया, उनका उचित मुआवजा भी दिया जाए
और मैं समझता हूं कि इसी उसमें ये बिल आकर के पास होगा और ये देश के आम किसानों को और जो कृषि पर निर्भर लोगों को उनको आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल काबिले तारीफ की बात है कि बहुत कम मुद्दों पर आम सहमति बन पाती है और ये उनमें से एक है जिसपे आम सहमति बन पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात भी कही जा रही है कि कंपनियां किसानों से पहले जमीन खरीदती थी, लेकिन अब नए नियम के बाद जमीन हासिल करना कहीं ना कहीं कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखिए, जो कंपनियां एक बार जमीन खरीद लेती फिर इतना बड़ा विवाद हो जाता था, तो ये कंपनियों के लिए भी और किसानों के लिए दोनों के हित में है कि पहले हम सेटल कर लें, भूमि अधिग्रहण कर लें। उनको रीसेटलमेंट की बात है, वो भी इस बिल में एक आधार है कि उनको रीसेटलमेंट की जमीन कहां पर दी जाएगी, जो जमीन पर डायरेक्ट रूप से निर्भर नहीं है लेकिन आजीविका उन पर निर्भर है, उन लोगों के भी हितों को इस बिल में कवर करने की इजाजत है। तो कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी होगी कि बाद की कानूनी अड़चनों के या बाद के आंदोलन की अड़चनों से उनको भी निजात मिलेगी और यह आम सहमति समन्वय के आधार पर देश का औद्योगिक विकास भी होगा और किसानों को उनका वाजिब हक भी मिलेगा। बिल्कुल। हालांकि यही दूसरी ओर शकील अंसारी जी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा और उसके बाद जो ग्राहक है उन्हीं पर इसकी मार पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो जो कैबिनेट ने आज मंजूरी भूमि अधिग्रहण बिल की दी है वो सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसलिए भी कि आप पिछले दिनों दूर कहां जाएं, जहां हम बैठे हैं नोएडा ही के मामले में काफी हंगामे होते रहे दोनों तरह से, किसानों का और जो लोगों ने जमीन ली और लेके रियल एस्टेट में बिल्डिंग्स बनाए, उस बिल्डिंग्स बनाने के लिए जितने पब्लिक के इन्वेस्टमेंट हुए, यानी पूरी सोसाइटी जो है कॉन्फ्लिक्ट में चली गई थी हर तरह से लोग। तो उस वक्त बहुत ज्यादा राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था, भट्टा परसौल के मामला, तो उसके बाद कि एक बिल को जल्दी से शेप दिया जाए और हम समझते हैं कि विपक्ष के लोगों ने भी सहयोग करें अगर, तो इसी सेशन में ये बिल को पास किया जा सकता है और किया जाएगा, जिससे ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बिल के लिए की वजह से रियल एस्टेट या इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होने की संभावना है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको सोचना चाहिए। एक तो कृषि की जमीनें हैं, बिल्कुल अक्सर होती है कि कृषि की सबसे महत्वपूर्ण जमीन को कहीं इंडस्ट्री के लिए ली जाती है। तो अब ऐसा इस बिल के पास होने के बाद एक ऐसा वातावरण बनेगा कि आप इंडस्ट्रीज के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, हाउसिंग के लिए आइडेंटिफाई करेंगे और कृषि योग जमीन जिसके ऊपर किसान निर्भर हैं और किसानों के साथ साथ उनके एम्प्लॉयर, लेबर सब निर्भर हैं, उनके योग, कृषि योग और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जमीन है। कई जमीनें आप देखिए बंजर होती हैं, कई जगह नदी के किनारे रेत पड़ी हुई जमीन है, उसका हम दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कृषि के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को एक लाइनअप किया जा सकता है, इसलिए ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल को लाने से हम समझते हैं देश के विकास में और किसानों के हित में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा जाहिर तौर पर। विपिन धूलिया जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिन मामलों में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अगर उसके अलावा बात करें उनमें मुआवजा क्या नए कानून के हिसाब से दिया जाएगा? देखिए, मुआवजे की बात इसमें नहीं है। इसमें सरकार ने एक चीज की है कि 80% जमीन जो है उस पर सहमति लेनी पड़ेगी जो जमीन के जो मालिक है, लेकिन इसमें 20% जो जमीन है वो कई बार जमीन कुछ इस तरह से होती है कि आपको सड़कें बनानी है तो वो जमीन आपको जरूरी है, अगर उसका मालिक उसमें ऑब्जेक्शन करता है तो विकास के कार्य रुक सकते हैं। तो वो एक प्रावधान है उसमें कि ऐसी जमीन को जो 20% में आएगी कि इस तरह की जमीन जहां की कोई विकास कार्य जो है के लिए जरूरी हो अधिग्रहित करना, तो वो सरकार के पास वो जरूर रहेगा कि वो 20% वो हिस्सा जरूर सरकार अधिग्रहित कर सकती है। और इसमें जरूर ये है कि अब जो बिचौलिए होते हैं, जो किसान सीधे सरकार से जो है एक डील कर सकता है, वो ज्यादा फेयर डील होगी और किसानों को जो है जरूर फायदा होगा इससे। और मुझको लगता है कि गांव के जो इससे पूरे गांव की जो इकोनॉमी है, गांव का जो ग्रामीण है, उनको एक फायदा मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि ये सारी समस्याओं का बिल्कुल समाधान नहीं है, ये एक कदम जरूर है और बहुत कुछ अभी मेरे ख्याल से करने की जरूरत पड़ेगी इस सरकार को अपनी साख बचाने के लिए। बिल्कुल। प्रदीप टोटरा जी, ये बात भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो रियलिटी सेक्टर है वहां पर उनके हितों की अनदेखी यहाँ पर की गई है। किसानों का फायदा जरूर सोचा गया है लेकिन जरूर एक बार फिर से कमजोर कड़ी तलाशने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ जहाँ रियलिटी सेक्टर्स को लेकर के बात कही जा रही है, उनका ये कहना है कि अनदेखी उन लोगों की गई।
ये तो अगर टोटलिटी में भूमि अधिग्रहण कानून के आप देखें, रियलिटी सेक्टर के हित में ही है। आपने अभी हमारे मित्र ने कहा भी है कि पूरे नोएडा में पिछले 1-1.5 साल से क्या हालत हो गई है ना, वहाँ रियलिटी सेक्टर की जमीन के दाम बढ़ गए थे। जो जिन लोगों ने वहाँ से फ्लैट लिए थे वो बेचारे कह रहे थे हमारा हक का क्या हुआ, किसान अपनी हक की लड़ाई। तो ये रियलिटी स्टेट के लिए भी हित में है कि जिन किसानों की जमीन को वो लेते हैं वो कोई विवाद का कारण न बने। तो ये कुल मिलाकर के उनके हित में भी होगा। मेन चीज तो है कि किसान को उसकी जमीन का उचित मुआवजा मिले, उचित दाम मिले, वो जमीन बिल्डर्स को, रियल एस्टेट के लोगों को बिना किसी कानून अड़चन के मिले। तो ये दोनों तीरों को समन्वय की कोशिश किया। और इस कानून में जो पहले आज लोकसभा में पेश है, मेरे ख्याल से वो भी हिस्सा में रहेगा। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आ रही है कि सिर्फ किसान ही नहीं है, जिनके पास जमीन, जो जमीन के ओनर है वो भी गांव का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जो जिनके नाम में जमीन नहीं है लेकिन जमीन में खेती करते हैं या जमीन के अन्य कारोबार में लैंड पे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका को चलाते हैं, तो ये लोग भी उसके दायरे में आने हैं। बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन बड़े प्रोजेक्ट में उनके रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, तो सारी चीजों को पहले सेटल कर लिया जाए। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके रिहेबिलिटेशन से लेकर उनकी आजीविका के लेकर इसको सेटल कर लिया जाए। और मैं समझता हूँ अगर ये सारी चीजें पहले सेटल कर दी जाएंगी तो रियल एस्टेट हो या अन्य प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्री को और सुविधा होगी उन्हीं के। तो इसलिए इस कानून को जहां किसानों के हित में कहा जा सकता है, उसे उद्योग के और रियल एस्टेट के भी हित में कहा जा सकता है। कोई कन्फ्लिक्ट में नहीं देखता हूं। अरुण सिंह जी, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप, बहुत कम ऐसा मौका होता है जब सरकार के लिए हुए निर्णयों को लेकर के खुद विपक्षी पार्टी भी वाहवाही करती है सरकार की कि एक अच्छा कदम उठाया गया है। ये उन्हीं कदमों में से एक है। आपने कहा कि सराहनीय कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर कहें, अभी हालिया के दिनों में देखने की बात मिली हमें नोएडा में, किसान बेहद परेशान थे, उनकी जमीन का मुआवजा उनको सही तरीके से नहीं मिला था। ये तमाम जो चीजें, जो परेशानियां जिनका सामना किसानों को करना पड़ा था, कहीं ना कहीं अब उन परेशानियों से किसान जरूर बच पाएंगे। देखिए वही बात है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत लोग लुट पिट गए, बहुतों की जमीन एक्वायर हो गई, कुछ पैसा उनको नहीं मिला। ये बिल क्या सराहनीय है। इस बिल को तो 4 साल पहले ले आना चाहिए था। कितनी देर लगती है? आप इसको बिल को पहले ले आते, अब ले आ रहे हैं, अब चुनावी वर्षा तो ले आ रहे हैं, अब चुनाव इसका लाभ उठाना चाहेंगे, लेकिन इसको पहले ले आना चाहिए। जो लोग लूट पुट गए हैं उनका कौन जवाब देगा? भाई उनकी तो सब जमीनें चली गई। इसको पहले, इसकी बिल की बहुत दिन से डिमांड है कि लैंड एक्विजिशन बिल आना चाहिए, वो आया नहीं। अब वही है, दो देर आए दुरुस्त आए, ले आइए। लोग जो हैं इसका इंतजार कर रहे हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। बाकी तो डिटेल देखेंगे। तो अरुण सिंह जी, अब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि पहले ये कदम उठाया जाना चाहिए था, लेकिन पहले क्यों नहीं लेते? हुजूर आते आते बहुत देर कर हुआ नहीं, आप पहले क्यों नहीं ले आए? इतने लोग लूट पिट गए, लाखों लोग लूट पिट गए, उनकी जमीनें एक्वायर हो गई, बेचारे सड़कों पे आ गए। कितने लोग गोली द्वारा मारे गए, भट्टा पेट्रोल से लेकर के, उनका कौन जवाब देंगे? सरकार अरुण भाई की बात है जो एकदम ऐसा लगता है कि हर चीज को अगर इसी रूप में देखा जाए तो 2 सदी पहले होना चाहिए था। वो लैंड किसके थे, उन्हीं के रह जानी चाहिए थी। उसके बाद ये देश आजादी के बाद क्यों है? अरे ये बात नहीं है। विपक्ष की भूमिका हमने तो इनकी देरी को दुरुस्त किया ये बिल भी अभी पास होगा। अब देखिए, अभी तो आप यहाँ क्या कह रहे हो, आगे क्या कीजिएगा? अड़चने तो आप ही लगा के देर करते हैं। ये बिल तो कई बार आया और आपने अड़चने लगाई हैं, इसलिए ये बिल को आपने बहुत क्या, हम आपका बहुत बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं कि अगर देश हित में, किसानों के हित में, राज्यों के हित में अगर ये बिल आपने जैसा कहा है तो बिल को आपके नेता लोग जल्दी से पास करा दें। देर आए दुरुस्त आए भी थ्योरी अगर सही है। एक बहुत अच्छा मसला आपने छेड़ा, जब एक तरफ एफडीआई के लिए सरकार किसान के लिए फायदा, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है, हम एक चर्चा चाहेंगे। एफडीआई पर जहां सहमति बनाने की कोशिश एक तरीके से की जाती है, इसको मंजूरी दिला दी जाती है, वहीं किसानों का फायदा कहीं बराबर का हिसाब तो नहीं करना चाहिए? एफडीआई पे तो पूरी ताकत लगा के उसको पास करा दी।
ये बिल 1 साल पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, कोई हम देरी नहीं कर रहे। नहीं, कुछ मुद्दों को लेकर के को लेकर मतांतर था, इसलिए दोबारा कैबिनेट में किया है, इसलिए हमने देरी नहीं की है। ये लोग साथ चुनाव आने से पहले अभी 2-4 और से काम होंगे। नोएडा की बात कर रहे हैं, नोएडा में आपकी सरकार भी रही, 1 साल पहले देश की संसद में लोकसभा में ये बिल आ चुका है, कुछ प्रावधानों को लेकर के मतांतर था, मतभेद था, इसलिए दोबारा तस्वीर आपके सामने उभर कर नहीं आएगी। जब तक किसानों की समस्याएं उभर कर सामने नहीं आई तब तक कभी इस ओर ध्यान गया नहीं, लेकिन जब नोएडा में इस तरीके की समस्याएं उभर कर सामने आई उसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया। सराहनीय कदम, भूरी भूरी प्रशंसा इसके विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। और इस चर्चा में हम भी एक सफल अंत की तरफ पहुंचे जहां पर ये पता चला कि देर से ही सही लेकिन सरकार ने एक कदम ऐसा भी उठाया है जो कि किसानों के पक्ष में जाता है, उस तबके के पक्ष में जाता है जिसके सहारे हम, आप और देश के हजारों लोग जीवित हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ न्यूज रूम में इतना ही, लेकिन कुछ खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।